नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं अपने हिंदी व्याकरण का टॉपिक शब्द विचार, जो कि हम काफी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर शब्दों का वर्गीकरण हम कर चुके हैं और शब्दों के वर्गीकरण में जो अंतिम पार्ट हमारा शेष है प्रयोग के आधार पर, उसको आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो बिल्कुल आप सभी रेडी हो जाइए अपनी कॉपी पेन पेंसिल लेकर। जो कुछ भी आपने पिछले सेशन में नोट डाउन किया है बिल्कुल वहीं से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल उसी पार्ट का नया एक टॉपिक है। प्रयोग के आधार पर शब्दों के प्रकार की कितने टाइप के होते हैं, शब्द विचार कर रहे हैं, शब्दों पर विचार कर रहे हैं कि उत्पत्ति के आधार पर किस तरह के होते हैं, अर्थ के आधार पर किस तरह से होते हैं, रचना के आधार पर किस तरह के होते हैं, और अभी हम प्रयोग के आधार पर शब्दों पर विचार कर रहे हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला आज का, जो हमारा है प्रयोग के आधार पर शब्द विचार। तो आप सभी बिल्कुल ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन भी करेंगे, क्योंकि आज का जो ये टॉपिक है आप इसको देखेंगे कि जब भी आप हिंदी व्याकरण में शब्दों का जब आप प्रयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको आज का जो ये टॉपिक है ये काम आने वाला है। तो शुरू करते हैं हम अपने आज का सेशन, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। हमारा लास्ट जो सेशन था उसमें हम अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद पढ़ रहे थे और दो तरह के हमने अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद यहाँ पर आप लोगों को बताए थे, जैसा कि आप देख सकते हैं और आप सभी ने नोट डाउन भी अपनी कॉपियों में किया है। तो इसका हमने लास्ट जो अपना पार्ट था श्रुति सम भिन्नार्थक और वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, ये हमने लास्ट सेशन में किया था। लास्ट हमारा जो सेशन था उसमें हमने वाक्यांशों के लिए एक शब्द ये हमने किया था। और आप देख सकते हैं ये बहुत बार आपके एग्जाम में आता है, हर बार मतलब आपको कहीं ना कहीं, और आप अभी क्लास 8 में हैं लेकिन जब आप 9th में जाते हैं, 10th में या आगे भी जब भी आप कभी प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं, देखिए क्या होता है कि जो चीजें आप बचपन में अच्छे से पढ़ लेते हैं तो वो आपको हमेशा याद रहती हैं वो चीजें। तो जैसे मैंने कहा कि ये जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, ये आगे आप कभी भी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा भी अगर आप देते हैं तो उसमें भी ये आपके काम आता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसे समझा था। तो ये तो था सार्थक शब्दों के भेद। सार्थक शब्दों के हमने यहाँ पे आपको 6 भेद बताए थे। एकार्थी शब्द जिसका केवल एक अर्थ होता है, अनेकार्थी शब्द जिसका प्रयोग एक से अधिक अर्थों में किया जाता है, पर्यायवाची शब्द यानी कि समान अर्थ बताने वाले जो शब्द होते हैं, विलोम शब्द यानी कि जो परस्पर विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक यानी कि जिनकी वर्तनी तो भिन्न होती है लेकिन उनका उच्चारण बिल्कुल सेम होता है, और लास्ट वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो ये 6 भेद हमने पढ़े थे सार्थक शब्दों के। और अर्थ के आधार पर एक और भेद हमने बताया था निरर्थक शब्द, जो कि मैंने आपको बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया था और आपको एग्जाम्पल भी मैंने बताए थे। तो आपने घर पर इसको पढ़ा होगा, जरूर नोट डाउन किया होगा। अगर नहीं किया है तो फटाफट इसको एक बार कर लेते हैं, उसके बाद अपना जो नेक्स्ट 4th हमारा पार्ट है प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद, उसको हम पढ़ेंगे। तो वाक्य यहाँ पर निरर्थक शब्दों में जैसे हमने सार्थक शब्द के लिए कहा कि जिस शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है उसको सार्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक यानी कि जिस शब्द का जिस वर्णों का एक अर्थ विहीन मेल, ऐसा मेल जो अर्थ विहीन हो, जिसका कोई अर्थ ना हो, निरर्थक शब्द कहलाता है। अगर जिसने लिख लिया है वो नहीं लिखेगा, जिसने नहीं लिखा है वो नोट डाउन करेगा। वर्णों का अर्थविहीन, अर्थविहीन अर्थात जिसका कोई अर्थ ना हो, ठीक है, अर्थविहीन मेल को, जब इस तरह से वाक्यों का मेल कर दिया जाता है कि उनका अर्थ नहीं निकलता, मेल को निरर्थक शब्द कहते हैं। और हमने क्या कहा था कि कब हम इनका प्रयोग करते हैं, कई बार हम अपनी भाषा में निरर्थक शब्दों का भी प्रयोग करते हैं।
लेकिन कब करते हैं? अपनी भाषा में फ्लो लाने के लिए, भाषा में फ्लो लाने के लिए, यानी कि भाषा में प्रवाह लाने के लिए जब हम कोई बात करते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि पढ़ना बढ़ना, लिखना विखना, पानी वानी, ठीक है। तो ऐसे शब्द, कई बार हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, है ना, जिनका कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन वो भाषा को प्रवाह देने के लिए, भाषा में एक फ्लो लाने के लिए हम उनका प्रयोग करते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं? अर्थ विहीन होते हैं, उनका कोई अर्थ नहीं होता है, इसीलिए उन्हें निरर्थक शब्द कहा जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं, जैसे पढ़ना, पानी, लिखना। और मैंने आप लोगों को ये होमवर्क में दिया था, मैंने ये होमवर्क में दिया था कि आप लोग लिखेंगे, और इस तरह के ये एग्जाम्पल भी मैं आप लोगों को दे चुकी थी, और मैंने आप लोगों से कहा था कि आपको, आप अपनी डेली लाइफ में जो भी ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं उनको आप लिखेंगे, ठीक है, जिनका कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन हम प्रयोग करते हैं कभी कभी भाषा को फ्लो देने के लिए, भाषा को प्रवाह देने के लिए कभी कभी हम इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इन शब्दों का कोई भी अर्थ नहीं है, इन शब्दों का कोई भी अर्थ नहीं है, लेकिन केवल ये भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो इनको कहा जाता है निरर्थक शब्द। इनको कहा जाता है निरर्थक शब्द। तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद अब हम आते हैं नंबर 4। सबने नोट डाउन कर लिया होगा वैसे, क्योंकि ये तो होमवर्क था, होमवर्क था। जिन बच्चों ने किया है ठीक है, जिन्होंने नहीं किया है वो ये लिख लेंगे, फटाफट लिखेंगे, और अपने मन से भी लिख सकते हैं। वर्णों का अर्थ विहीन मेल निरर्थक शब्द कहलाता है, वर्णों के अर्थ विहीन मेल को निरर्थक शब्द कहते हैं। इस तरह के और भी एग्जाम्पल्स आप अपने मन से लिख सकते हैं, जो डेली लाइफ में हम बोलते हैं, रोजाना जब हम बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक आज का ये वाला, जो कि आपको हिंदी में कहीं ना कहीं काम आने वाला है, हिंदी में कहीं ना कहीं आपको ये जरूर काम आएगा, तो ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखिए, प्रयोग के आधार पर यहाँ पर शब्दों के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। ये सीधे सीधे पहले लिख लीजिए, उसके बाद आप इसको आगे समझेंगे। प्रयोग के आधार पर मुख्यतः शब्दों के 2 भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर मुख्यतः शब्दों के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से 2 भेद होते हैं ये लिख लेते हैं। पहला है विकारी शब्द, दूसरा है अविकारी शब्द। तो जैसे कि मैं आपको हर बार कहती हूं, हर बार आपसे एक लाइन में जरूर कहती हूं कि आपको कुछ भी चीजें रटनी नहीं है,
कि आपने यहाँ पर शब्दों के 4 भेद पढ़े हैं, अलग अलग शब्दों का वर्गीकरण आपने 4 तरह से किया है, अलग अलग तरह से, तो आप उनको रट लेंगे। आपको रटना नहीं है, आपको समझना है चीजों को। आपको ये नहीं देखना है कि आपने यहाँ पर शब्दों के भेद पढ़े हैं केवल उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो आपने इस तरह से इसको रटना नहीं है, आपने इसको याद करना है, समझना है कैसे। अब अगर हमने कहा है प्रयोग के आधार पर, तो शब्दों का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं, उसमें हमने 2 भेद बनाए हैं। कैसे? आप देखिए, सबसे पहले हमने कहा विकारी शब्द और फिर हमने कहा अविकारी शब्द। ठीक है, अब हमें समझना है सबसे पहले इन दोनों का अर्थ। जब तक हम इन दोनों के अर्थ को नहीं समझेंगे तो हमें आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। विकारी, विकारी, विकार यानी कि कोई परिवर्तन या कोई दोष, कोई परिवर्तन आ जाना, कोई चेंज आ जाना, विकार आ जाना, है ना। कोई चीज जो है उसमें कुछ परिवर्तन आ जाना, उसमें कुछ दोष आ जाना, उसमें कुछ चेंजेस आ जाना, वो कहा जाता है विकार। ठीक है, तो विकारी शब्द। अब ऐसे शब्द हमने प्रयोग के आधार पर हम कह रहे हैं, तो ऐसे शब्द जिनका हम प्रयोग करेंगे किसके आधार पर, कि वो परिवर्तित हो जाते हैं, वो चेंज हो जाते हैं, तो उनको हमने अलग रखा। जो चेंज हो जाते हैं, अपने आप को बदल लेते हैं सिचुएशन के हिसाब से, जो अपने आप को बदल लेते हैं, उनको हमने विकारी कहा। और देखिए अ का अर्थ होता है नहीं। ठीक है, अ का अर्थ होता है नहीं या न, तो अविकारी यानी कि जिसमें विकार उत्पन्न नहीं होता है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, जो सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं करते हैं, जो हर परिस्थिति में एक जैसे बने रहते हैं, उन्हें कहते हैं अविकारी शब्द। ठीक है, तो 2 तरह से हमने यहाँ पर प्रयोग के आधार पर शब्दों को पढ़ा। सबसे पहले हमने कहा विकारी, फिर हमने कहा अविकारी। ठीक है, तो सबसे पहले हम विकारी शब्दों को पढ़ेंगे कि कैसे ये कौन कौन सी परिस्थितियों में अपने आप को चेंज करते हैं, किस किस सिचुएशन में ये अपने आप को परिवर्तित करते हैं और किस लिए इन्हें विकारी शब्द कहा गया है। तो इसीलिए पहले हम पढ़ेंगे विकारी शब्दों को, उसके बाद हम पढ़ेंगे अविकारी शब्दों को। ठीक है, तो सबसे पहले विकारी शब्द नोट डाउन कर लेंगे। इतना सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा, ये तो मैं आपको कहती हूँ कि जब हम लिख रहे हैं तो उसको साथ के साथ नोट डाउन करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट है हमारा विकारी शब्द। तो विकार का अर्थ हमने कहा कोई भी परिवर्तन। ठीक है, तो देखिए, अब हमने कहा परिवर्तन, जिन शब्दों का, देखिए हमने कहा विकारी शब्द, तो जिन शब्दों का रूप, विभक्ति, वचन, पुरुष, लिंग आदि के कारण, जिन शब्दों का रूप यानी कि जो शब्द पहले जिस रूप में था, अब वो विभक्ति के कारण, वचन के कारण, पुरुष के कारण, लिंग के कारण और काल के कारण अपना रूप बदल रहा है, अपना रूप परिवर्तित कर रहा है। ठीक है, अपने आप को वो लिंग के आधार पर जो अपने आप को परिवर्तित कर रहा है, अपने आप को चेंज कर रहा है, अपने रूप को परिवर्तित कर रहा है लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, पुरुष के आधार पर, विभक्ति के आधार पर और काल के आधार पर। ठीक है, काल सभी को पता है, वचन सभी को पता है, लिंग सभी को पता है। ये सारी चीजें हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो साथ के साथ में क्लियर करती रहूंगी आप सभी को। ठीक है, तो सबसे पहले आप परिभाषा लिख लीजिए, उसके बाद इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। चलिए, जिन
शब्दों का रूप, विभक्ति, वचन, पुरुष, लिंग, काल के कारण बदलता रहता है, यानी कि जिसमें परिवर्तन आता है, जिसमें विकार उत्पन्न होता है, बदलता रहता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। तो ये हमने जान लिया कि जिन शब्दों का रूप विभक्ति के आधार पर, वचन के आधार पर, पुरुष के आधार पर चेंज होता रहता है, लिंग के आधार पर, काल के आधार पर चेंज होता रहता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। अब ये कौन कौन से ये शब्द हैं ये हम जान लेते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार के होते हैं देख लीजिए। और साथ के साथ नोट डाउन करेंगे। कौन कौन से 4 प्रकार के होते हैं ये लिख लीजिए। नंबर 1, संज्ञा। जितने भी संज्ञा शब्द होते हैं ये कैसे शब्द होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। सर्वनाम। जितने भी सर्वनाम शब्द होते हैं ये कैसे शब्द होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। विशेषण। जितने भी विशेषण शब्द होते हैं ये कैसे होते हैं? ये विकारी शब्द होते हैं। क्रिया। जितने भी क्रिया शब्द होते हैं ये किस तरह के होते हैं? ये विकारी शब्द होते हैं। यानी कि ये शब्द अपने आप को किसी भी वाक्य में, उस वाक्य की विभक्ति, उसमें प्रयुक्त वचन के आधार पर, काल के आधार पर अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ा कि विकारी शब्द जिन शब्दों का रूप, विभक्ति, वचन, लिंग, काल के आधार पर बदलता रहता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। और ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार के होते हैं ये हमने बता दिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। यानी कि संज्ञा शब्द जो होते हैं वो भी आपके विकारी शब्द होते हैं, और सर्वनाम शब्द जो है वो भी विकारी शब्द होते हैं, विशेषण जो है वो भी विकारी शब्द होते हैं, क्रिया जो है वो भी विकारी शब्द होते हैं। सबका अगर नोट डाउन हो गया हो तो एक बार हैंड रेज करेंगे, क्योंकि इसके आगे जो आप पढ़ेंगे वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको पता चलेगा कि कैसे हम इनको विकारी शब्द कहते हैं, कैसे ये अपने आप को परिवर्तित करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए सबसे पहले संज्ञा का उदाहरण देंगे, उसके बाद हम देंगे सर्वनाम का,
सर्वनाम, उसके बाद हम देंगे विशेषण और उसके बाद हम देंगे क्रिया। ठीक है, तो सबसे पहले संज्ञा का एग्जाम्पल देते हैं। लड़का खेल रहा है। लड़का खेल रहा है। ठीक है, अब हमने कहा कि ये अपने आप को परिवर्तित कर देता है शब्द। अब यहां पर हमने लिखा है लड़का खेल रहा है, लेकिन लिंग के आधार पर हम इसको देखें तो ये हो जाएगा लड़की खेल रही है। परिवर्तित हुआ ना शब्द। इसी तरह से अगला है सर्वनाम। मैं पढ़ रहा हूं। मैं पढ़ रहा हूं। कैसे परिवर्तित होगा ये? और सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि संज्ञा क्या है और सर्वनाम क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इनको भी रिवाइज करेंगे हम। सारी चीजें रिवाइज होंगी। ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं समझेंगे कि हमको सर्वनाम अभी तक अच्छे से क्लियर नहीं है, या सारी चीजें क्लियर कराई जाएंगी आपको। लेकिन डेफिनेशन तो सबको आती है और एग्जाम्पल भी सबको आते हैं। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूं, तो यहां पर मुझे पढ़ना है। चेंज हुआ। आगे एग्जाम्पल देते हैं विशेषण का। यह चित्र अच्छा है। यह चित्र अच्छा है। ठीक है, तो विशेषण क्या है? अच्छा। ठीक है, ये चित्र, ये चित्र अच्छे, ये चित्र अच्छे हैं। ठीक है, अगला है क्रिया। वह जा रहा है। सभी को पता है इसमें क्रिया क्या है? जा रहा है। ठीक है, या जा रहा था। वे जा रहे थे। वे जा रहे थे। ठीक है, तो आपने देखा किस तरह से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, चारों शब्द आपने देखे कि किस तरह से वो परिवर्तित हो गए हैं, चेंज हो गए हैं। उन्होंने अपने आप को परिवर्तित कर लिया है सिचुएशन के हिसाब से। तो ऐसे शब्द हमने कहा जो शब्द अपने आप को बदल देते हैं। तो अभी तक आपको क्लियर हो गया कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, जहां पर भी ये शब्द होंगे, इन शब्दों को क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा इन शब्दों को? इन शब्दों को कहा जाएगा विकारी शब्द, क्योंकि ये शब्द अपने आप को परिवर्तित कर ले रहे हैं, इनमें अपने आप में परिवर्तन ले आ रहे हैं परिस्थिति के आधार पर। जैसे हमने कहा लड़का खेल रहा है, तो यहाँ पर
अगर हम लिंग चेंज कर देंगे तो लड़की के लिए हम लिखेंगे लड़की खेल रही है। ठीक है, अब देखिए आगे हमने कहा सर्वनाम, मैं पढ़ रहा हूं, काल के आधार पर मैं पढ़ रहा हूं, और आगे देखिए उस वही शब्द चेंज हो गया है, मुझे पढ़ना है। ठीक है, नीचे विशेषण देखिए, यह चित्र अच्छा है। एक चित्र के बारे में बात हो रही थी तो यह चित्र अच्छा है, लेकिन बहुत सारे चित्रों की बात हो रही है तो ये चित्र अच्छे हैं। तो यहाँ पे वचन के आधार पर हर जो शब्द विकारी शब्द जो होते हैं ये अपने आप को चेंज कर लेते हैं, या तो काल के आधार पर, या वचन के आधार पर, या लिंग के आधार पर, या पुरुष के आधार पर, या विभक्ति के आधार पर। ठीक है, तो वह जा रहा था, वह जा रहा था, एक वचन, वह जा रहा था क्रिया है आपकी, और वह जा रहा था ये एक वचन है। लेकिन जैसे ही शब्द परिवर्तित होगा, जैसे ही वचन चेंज हो जाएगा, वे जा रहे थे, क्रिया भी बदल गई। आप देख सकते हैं क्रिया भी अपने आप चेंज हो गई। ठीक है, तो जहां पर वचन होगा, जहां पर लिंग होगा, जहां पर काल होगा, उसके आधार पर ये शब्द अपने आप को बदल लेते हैं, परिवर्तित कर लेते हैं। इसीलिए इन शब्दों को हमने विकारी शब्द कहा है। तो इस प्रकार यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द हैं ये परिवर्तनशील होते हैं, यानी कि विकारी होते हैं। सबने नोट डाउन कर लिया होगा और आशा करती हूँ कि सबकी समझ में भी आ गया होगा। अगर नहीं आ रहा है तो बच्चे बार बार पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। सिस्टम के माध्यम से हैंड रेज करें, क्लास में खड़े होकर हैंड रेज करें, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो 10 बार पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अविकारी शब्द, बिल्कुल इसी के विपरीत हमने जाना है। अविकारी शब्द, अविकारी शब्द। तो जैसे कि हमने विकारी शब्दों को जो समझ चुका है, विकारी शब्दों को जो जान चुका है, वो अविकारी शब्दों को बहुत ही आसानी से समझ सकता है, बहुत इजीली वो समझ सकता है अविकारी शब्दों को। नोट डाउन करेंगे साथ के साथ, क्योंकि उसके बाद समझना भी है। अगर अभी नोट डाउन नहीं करेंगे, बाद में नोट डाउन करेंगे तो जो मैं आपको समझाऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी, फिर आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले परिभाषा लिख लेते हैं, सभी उसको नोट डाउन करेंगे, फिर एक्सप्लेन किया जाएगा। जिन शब्दों में विभक्ति क्या होती है ये भी आप पढ़ेंगे आगे। वचन, पुरुष, लिंग, आदि के कारण। ठीक है, विभक्ति, वचन, पुरुष, लिंग आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि कोई भी परिवर्तन इनमें नहीं होता है, और वे सदा एक रूप में बने रहते हैं। वे सदा एक ही रूप में बने रहते हैं, उन्हें अविकारी या अव्यय शब्द। देखिए एक शब्द नया और यहां पर आया, अव्यय शब्द। नया कुछ भी नहीं है, क्लास 7th में जब आप थे तब भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बहुत अच्छे से ये सारे टॉपिक्स क्लियर किए हैं। और अगर अभी आपको यहाँ पर कोई दिक्कत परेशानी हो रही है कि नहीं समझ में आ रहा है टॉपिक, तो इसका पूरा एक अलग से हमारे पास चैप्टर है,
अविकारी शब्द और अव्ययी शब्दों का अलग से हमारे पास एक चैप्टर है। जब हम आगे हिंदी व्याकरण में इस तरह से बढ़ते जाएंगे, आगे सारे टॉपिक्स को हम क्लियर करते जाएंगे, तो आपको ये फिर से एक बार पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो अभी ऐसा नहीं है कि अभी आपको नहीं पढ़ना है, अच्छे से बिल्कुल समझ लीजिए, आगे और भी इजी हो जाएगा। जब हम उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी एक ही बार में, आपको लगेगा ही नहीं कि हम कुछ नया पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो विभक्ति, वचन, लिंग आदि के कारण जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता और वो सदा एक रूप में बने रहते हैं, यानी कि वो हर सिचुएशन में एक जैसे ही होते हैं, उनमें कभी चेंजेस नहीं आते, उन्हें अविकारी शब्द या अव्यय शब्द, ठीक है, अव्यय। अब एक नया शब्द मैंने यहाँ पे लिखा है अव्यय। तो अ का अर्थ होता है बिना, व्यय का अर्थ होता है खर्च करना, जो अपने आप में बिल्कुल अपना कुछ भी नहीं देता, अपना कुछ भी खर्च नहीं करता, अपने आप में कुछ भी परिवर्तन नहीं लाता, अपने आप में कोई भी चेंजेस नहीं लाता, उसको अव्यय शब्द या अविकारी शब्द कहते हैं। एक ही चीज होता है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक है, कि अव्यय कहा तो आपको नहीं समझ आया, या अविकारी कहा तो आप कंफ्यूज हो गए कि अव्यय होता है या अविकारी होता है, तो ये दोनों एक ही है। अविकारी यानी कि जिसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, अव्यय यानी कि जिसका कुछ भी खर्च नहीं होता, जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता। दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है, कहा जाता है। ठीक है, तो ये होते हैं आपके अविकारी शब्द। और जैसे अभी हमने यहाँ पर अव्यय शब्दों के विकारी शब्दों के बारे में पढ़ा, बिल्कुल इसी तरह से अविकारी शब्दों को भी हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं उससे देख लेते हैं। अविकारी शब्द, सबसे पहला है क्रिया विशेषण। कोई नया शब्द नहीं है, सब जानते हैं क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। ये 4 प्रकार के आपके शब्द होते हैं जो अविकारी होते हैं, यानी कि जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता, जिनमें कोई भी चेंजेस नहीं आते, जो बिल्कुल भी अपने आप को किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलते हैं, ये आपके अविकारी शब्द होते हैं। नोट डाउन कीजिए, फिर इनको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो बच्चों, आज के सेशन में हमने यहाँ पर प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेदों को पढ़ा, जिसमें 2 भेद हम पढ़ रहे हैं, विकारी और अविकारी शब्द। और आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में भी आ रहा होगा और आप साथ के साथ नोट डाउन भी कर रहे होंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम जो एग्जाम्पल हमने दिए हैं उनको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, उसको एक्सप्लेन आपको किया जाएगा कि कौन कौन से शब्द आपके अविकारी शब्द होते हैं। और जैसे कि मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि अगर टॉपिक यहाँ पर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आगे हमारा ये टॉपिक पूरा एक चैप्टर के रूप में भी है, पूरे एक पार्ट के रूप में भी है, उसको हम अलग से पढ़ेंगे और समझेंगे। और बच्चे, कोई भी अगर आपका डाउट होता है, कुछ भी चीजें नहीं समझ में आती हैं, तो आप प्लीज
सिस्टम के माध्यम से हैंड रेज कीजिए, चाहे डायरेक्टली क्लास में हैंड रेज कीजिए, चाहे आप किसी भी तरह से चैट के माध्यम से आप अपनी समस्या हमें भेजिए, लेकिन आप यहाँ पर क्लास में ऐसे नहीं बैठेंगे कि क्लास चल रही है और आप अपना ना तो नोट डाउन कर रहे हैं, ना पढ़ रहे हैं, ना समझने की कोशिश कर रहे हैं और ना ही कोई हमारे साथ अपने डाउट्स रख रहे हैं या हमारे साथ कोई इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो क्लास आपकी तभी इंटरेस्टिंग होगी, तभी बाकी बच्चे भी ज्वाइन होंगे, तभी बाकी बच्चे भी इंटरेस्ट लेंगे जब आप कुछ बच्चे जो क्लास में बैठे रहते हैं वो इंटरेस्ट लेंगे क्लास में और इंटरेक्शन करने का प्रयास करेंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।